एक गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वह अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था, जिससे कि वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। लेकिन इस साल बारिश न होने की वजह से उसकी फसलें इतनी अच्छी नहीं हो पाई। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाए। उसकी पत्नी भी कहती है, सही कहा आपने। अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफी अनाज हमारे पास आ जाएगा। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। परिणाम यह होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। रमेश की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। ये देखकर रमेश कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी ले रखा था। अब मैं इस कर्जे को कैसे चुका पाऊंगा? ये सुनकर रमेश की पत्नी रमेश को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि महेश भाई शहर गए हैं। हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़ा पैसा कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। यह सुनकर रमेश कहता है, हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूं, या फिर खेत बेच दूं। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में रमेश और उसकी पत्नी दोनों मिलकर रमेश के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह रमेश शहर जाने की तैयारी करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूँ और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे, मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। रमेश के जाते वक्त उसकी पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। यह देखकर रमेश कहता है, यह पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? रमेश की पत्नी कहती है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये पैसा जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। रमेश थैला उठाता है, उसी में उन पैसों को रख लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर वह काम ढूंढना शुरू करता है, लेकिन पूरा दोपहर काम की तलाश करते करते वह थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता है। उसके बाद वह एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहीं पास में 2 जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। सुन ले कल्लू, 3 दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा है। लगता है इसके पास काफी माल है। इस बार खाली हाथ लौट कर नहीं आना है। सही कहा मालिक, आपकी निगाह तो बहुत तेज है। चल अब तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा लूंगा और तू इसका थैला लेकर 1, 9, 11 हो जाना। मालिक, ये सब तो ठीक है, लेकिन 1, 9, 11 नहीं, 9, 2, 11 होना है। बकवास बंद कर और काम पर लग जा। उनमें से एक जेब कतरा रमेश के पास जाकर उसे बात करने लगता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भाई, आप कौन हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं। और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं, मेरा नाम तो रमेश है। अरे हाँ, तभी मैं कहूँ कि तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? आप बताऊं भाई, गांव से शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तभी कल्लू रमेश का थैला लेकर 9, 2, 11 हो जाता है। पहला जेब कतरा कहता है, अरे भाई, लगता है पहचानने में गलती हो गई। चलो मैं चलता हूँ। अजीब लोग हैं शहर के। पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं।
इतने में रमेश की नजर अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहाँ पर थैला न देखकर वह काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है, शहर के लोग तो बड़े ही दयाहीन हैं। मैं तो सोचता था शहर के लोगों का बड़ा दिल होता है, लेकिन यहाँ तो दिल है ही नहीं किसी के पास। गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ते। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वही उसकी मदद करें। इतने में रमेश के पीछे से एक दर्द भरी आवाज आती है, बचाओ बचाओ। रमेश उस आवाज को सुनता है और देखता है कि वहाँ एक घायल व्यक्ति जमीन पर नीचे पड़ा हुआ है। उसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे सहारा नहीं दे रहा है। रमेश उसकी घायल स्थिति को देखकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करता है। हॉस्पिटल ले जाकर वह डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर साहब, जरा इन्हें देखिए, यह बहुत घायल है और दर्द के मारे तड़प रहे हैं। डॉक्टर उस व्यक्ति की हालत देखता है और कहता है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे काउंटर पर जमा करने होंगे। ये सुनकर रमेश आश्चर्य में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आज ही सुबह मैं शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम तो मुझे मिला नहीं। ऊपर से मेरा बैग भी किसी ने चुरा लिया है। डॉक्टर उस व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद बाहर निकलते हैं। तभी रमेश अपनी जेब से एक पर्स निकालता है जो उसे घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लाते हुए उसकी जेब से गिरते हुए मिल गया था। वह उसे डॉक्टर को दिखाते हुए कहता है, ये लीजिए डॉक्टर साहब, ये इन्हीं का पर्स है। मैंने तो इसे खोला भी नहीं है, देख लीजिए, शायद इसमें कुछ पैसे हो। डॉक्टर उस पर्स को चेक करता है तो उसमें बहुत सारे आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं। जब डॉक्टर उनकी आईडी कार्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो शहर के सबसे अमीर आदमी है। वो तुरंत रमेश से कहता है, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए। तुम जानते हो ये शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। डॉक्टर रमेश को शाबाशी देता है और कहता है, कल सुबह इन्हें होश आ जाएगा। तुम कल सुबह आकर इनसे मिल सकते हो। रमेश रात भर उस गार्डन में ही सोता है और सुबह होते ही वह हॉस्पिटल वापस आ जाता है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, अब इनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर कहता है, हॉस्पिटल से वे दोनों अशोक जी के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर में प्रवेश करते वक्त रमेश उनके बड़े से महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह व्यक्ति कितने अमीर होंगे। रमेश अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी अशोक जी नौकर से उसके लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाने को कहते हैं। अशोक जी कहते हैं, रमेश, तुम कुछ खा पी लो, मैं 15 मिनट में आता हूँ। कुछ देर बाद अशोक जी आते हैं और कहते हैं, रमेश, शहर के बाहर मेरी एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें खेती से जुड़े उत्पाद बनाए जाते हैं। खाने पीने का कोई झंझट नहीं है। वहाँ पर तुम्हें खाने पीने को सब मिलेगा, रहने को घर मिलेगा। अगर तुम सहमत हो तो तुम इस काम को कर सकते हो। रमेश कहता है, यह तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं एक किसान हूँ, खेती बाड़ी के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगा। अशोक जी कहते हैं, तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहाँ लाकर रह सकते हो। अशोक जी रमेश को कुछ पैसे देते हैं जिससे वह अपने कर्ज को चुका पाए। फिर रमेश गांव जाता है और अपने कर्जे को पूरी तरह चुका देता है और अपने परिवार के साथ शहर वापस लौट आता है। अशोक जी रमेश के दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं और उनके खाने पीने का और रहने का ख्याल भी रखते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिला दो। मोहिनी, तुम्हें तो पता है हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं पंखा खरीद सकते। फिर सुबह होता है, सुरेश सेठ के दुकान पे काम करने के लिए निकल जाता है। ऐ भगवान, मोहिनी और बच्चे पंखा का मांग कर रहे हैं, क्या करूं? मैं उनकी इच्छा पूरा करना चाहता हूं, मगर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि पंखा खरीद सकूं।
बरही के मजदूरी से जितने पैसे आते हैं उतने पैसे में घर खर्च चलना ही मुश्किल होता है। वैसे मैं पंखा कहाँ से लेकर आऊँ? इतना कहते ही सेठ के दुकान पर पहुंच जाता है। शाम तक काम करने के बाद सेठ 200 दे। इतने ही पैसे? आज तो मैंने कुर्सी और टेबल बनाया है, कम से कम 500 हुए ना? अच्छा तू बड़ा है 500 लेने वाला। ये सब देखकर सुरेश उसकी आंखें रोने जैसी हो गई। अच्छा नहीं देना है मत दो। आजकल देख रहे गर्मी कितनी पड़ रही है। 1 या 1,500 रुपया एडवांस दे दो। यहाँ एडवांस नहीं चलता है। चलो जाओ। सुरेश उदास होकर घर चला आता है। तनु बोलती, पापा पंखा नहीं लाए, कितनी गर्मी है, नींद भी नहीं आ रही। मोहिनी बोलती है, माँ सुन रही हो? क्यों ना जंगल से लकड़ी को काटकर बाजार में बेच दें, उस पैसे पंखा खरीद लेंगे। कल ही जंगल जा लकड़ी काट कर लाएंगे। इतना कहते कहते सास और बहू जंगल पहुंच जाती है। सूखी पेड़ लकड़ी काटने जाती है। तभी पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाली होती है कि तभी वह पेड़ हरी भरी हो जाता है। ठहरो, मुझे मत काटो। तुम हरे भरे कैसे हो गए? मैं जादुई पेड़ हूँ। यहाँ तो सूखा सा पेड़ था। क्योंकि मैं जादुई पेड़ हूँ, लोगों से अपना पहचान छिपाने के लिए सूखा पेड़ बना हुआ हूँ। मोहिनी रोते रोते जादुई पेड़ से कहने लगती है, गर्मी के मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। मेरे घर में एक पंखा तक नहीं है, इसीलिए आज मैं और सासू माँ जंगल में से बहुत सारी लकड़ी को काटकर बाजार लेकर जाएंगी। उस लकड़ी बेचकर आए पैसों से एक पंखा खरीद कर घर लेकर जाऊंगी। जादुई पेड़ कुछ पेड़ की डाली गिराता है, इस लकड़ी का पंखा देता है, तुम्हें ठंडी ठंडी हवा देगा कि इसके आगे ऐसी कूलर भी फेल हो जाएगा और तुम्हारी परेशानी मिट। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।